हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए हम चलते हैं अपनी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए। यहाँ हमारा सफ़र 25 क्वेश्चन पे छूटा था, जिसको हम लोग अब कंप्लीट करेंगे अपनी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए। तो देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 26। इसमें आपको सही मिलान करना है। इसमें देखिए, इसमें जो सही मिलान करना है, इनको हम लोग सही मिलान करते हैं। ठीक है, चलिए पहले मैं ये ले लूँ। तो चलो आप लोग करिए, कमेंट बॉक्स में डालिए इसका आंसर। हालांकि इसमें लिखा हुआ है, लेकिन एक बार आप लोग खुद से करिए। ईमानदारी, देखो हम सेल्फ स्टडी कर रहे हैं ना, तो हमें ईमानदारी अपने आप से करनी होगी। तो आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में लिखिए। इससे लिखने से कुछ नहीं होगा, बस इतना होगा कि आपको याद हो जाएगा, क्योंकि लिखने से चीज़ें याद होती हैं और मैं लिख लिख कर ही याद करती हूँ। तो मुझे लगता है सबसे अच्छा मेथड यही है। तो यहाँ देखिए, निकोलो कोंटी को देखो, निकोलो कोंटी कौन था? ये इटली से आया था। तो ये आया था देवराज प्रथम के टाइम पे आया था। ये देवराज प्रथम के टाइम पे आया था निकोलो कोंटी। इसने सती प्रथा के बारे में भी वर्णन किया है। फिर आपका आता है देखना, पहले में ये था। फिर आपका आता है डोमिंगोस पेज। ये आपका आता है कृष्णदेव राय के टाइम पर आता है। फिर आता है आपका फ्रेनो नूंज, इनको नूनीज भी बोलते हैं इसको। ये अच्युत राय के टाइम पर आया था। अब्दुल रज्जाक, ये कृष्णदेव राय द्वितीय के टाइम पे आया था। रज्जाक को हम ऐसे याद करते हैं, 2 बार देखो, इसको देखो 2 बार जा आया है ना, जा इधर भी देवराज द्वितीय है ना, तो इसको हम लोग याद कर सकते हैं। आगे पढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं पहले। एक्सप्लेनेशन में क्या कहता है? निकोलो कोंटी इटली का यात्री था और ये था, और इसने 1420 में देवराय प्रथम के समय में विजयनगर की यात्रा की थी। इसने अपने विवरण में विजयनगर की सामाजिक आर्थिक स्थिति के बारे में और रीति रिवाजों के बारे में बताया था, विस्तृत वर्णन किया था। अब्दुल रज्जाक ईरानी राजदूत था। ईरानी मतलब ये फारस का था। 1443 में आया था और राजा देवराय सेकंड के टाइम पे दरबार में आया था। डोमिंगोज पेस पुर्तगाली था। ये देखो, इनकी नाम समझ में आ जाएंगे, डोमिंगोज वगैरह है ना, तो ये पुर्तगाली हो सकते हैं। तो ये पुर्तगाली था और ये आया था 1520 से 22 के टाइम पे, कृष्णदेव राय के समय पे। कृष्णदेव राय का जो अंतिम जो शासन था वो अब 1529 के आसपास था। तो अगर पूछा जाए कि कृष्णदेव राय किसके समकालीन था, तो ये मुग़लों में बाबर के समकालीन था। बाबर ने इसकी तारीफ भी करी थी अपनी उसमें आत्मकथा में। आगे देखते हैं, विजयनगर की यात्रा की। नुनीज एक पुर्तगाली यात्री और घोड़ों का सौदागर था। ठीक है, एक तो यात्री भी था, कौन था? पुर्तगीज़, और दूसरा एक सौदागर भी था घोड़ों का। अच्युत देव राय के शासनकाल के समय में आया था। देखो, इसको मैं ऐसे कहा, नुनीज मतलब नून, मतलब मेरे यहाँ नमक को बोलते हैं नून। ठीक है, अच्युत्य मतलब होता है कि हटाना, मतलब कम करना, तो छोटा थोड़ा सा नून करके ऐसे करके इसको आप याद कर सकते हैं। 1335 में आया था ये। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? निम्नलिखित इमारतों का सही अनुक्रम क्या है? देखो, अब आप इसमें क्या देखिए, इमारतों का अनुक्रम आने लगा, तो सबसे पहले इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको बस ये देखना है कि किस राजा ने क्या बनवाया था, तो उससे आप बहुत आसानी से लगा लेंगे। तो देखो, सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं, इत्माद उद्दौला का मकबरा, हुमायूं का मकबरा, आसफ खां का मकबरा या ताजमहल। तो इन सब में हम देखेंगे सबसे पहले हुमायूं जी आए थे। सॉरी, जी लगा दिया, बट हुमायूं आए थे। मुझे लगता है कि हमारे जो भी लोग रहे हैं सबको सम्मान से बात करनी चाहिए। तो पहले हुमायूं आए थे। फिर उसके बाद ही, हुमायूं के बाद अकबर आएंगे, तो अकबर का कुछ था नहीं, तो अब आता है जहांगीर। तो जहांगीर के टाइम में इमादुद्दौला आए थे। तो ये उनकी बेगम नूरजहाँ थी, उन्होंने बनवाया था अपने फादर के लिए। और इनकी बात आते हैं शाहजहाँ आते हैं, वो ताजमहल बनवाते हैं। फिर आपका आसफ खां का मकबरा बनता है। तो देखो, ये यहाँ पे भी आपका यही हुमायूं का मकबरा 1565 से 70 के आसपास, 5 सालों के आसपास में बना था। फिर आया था इमाद उद्दौला का मकबरा बनाया था, ये 1626 में बनवाया था। ताजमहल बना था 1631 से लेकर 53 तक, सबसे काफ़ी समय तक काम चला इस पर, है ना। आसफ खां का मकबरा 1641 से लेकर 1645 तक,
चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है कि इनको मिलान करना है हमें। अब्दुल फजल, देखो मैं ऐसे पढ़ती हूँ, जैसे अब्दुल फजल पढ़ लिया, जियाउद्दीन बर्नी पढ़ लिया, अब्दुल हामिद लाहौरी पढ़ लिया, काफ़ी खां पढ़ लिया। अब इधर पढ़ूंगी तारीख़ फ़िरोज़ शाही, अकबरनामा, बादशाहनामा और मुनक्कफ उल लुबाब। तो इससे क्या रहता है कि दिमाग में पता चल जाता है कौन किससे मिलान होना है। तो सबसे पहले तो सबसे इजी क्या है, अब्दुल फजल का अकबरनामा। ठीक है, इन्होंने अकबरनामा लिखा था। तो और फिर करते हैं बर्नी का, आते हैं बर्नी किसके टाइम पे था, फ़िरोज़ शाही के टाइम पे था, फ़िरोज़ शाही के टाइम। तो ये इसने MBT की काफ़ी बुराई करी थी ना। तो ये आगे फ़िरोज़ शाही के टाइम पे था। तो ये दोनों तुम्हारे मिल गए हैं। तो सबसे पहले इजी की चीज़ ढूंढो और फिर मिलाओ। तो हालांकि यहाँ आंसर दिया गया है, बट हम देख सकते हैं कि ए का क्या है, ए का 2 है। ए का 2 पूरे में चेक करिए, ए का 2 कहाँ है, वी। अब इसमें देखिए पूरे में कहीं नहीं है, इन पूरे में कहीं नहीं। तो पहले क्वेश्चन से आपका मिल गया, आंसर आ गया। ठीक है अभी तो हम लोग सब मिला लेते हैं। लाहौरी कौन थे, इन्होंने लिखा था बादशाह नामा। बादशाह नामा, इसको बादशाह नामा बोलते हैं, बादशाह नामा भी बोलते हैं। काफ़ी खाना लिखा था ये, मैंने इसको ऐसे याद किया था कि काफ़ी लबाब खाए हम लोगों ने काफ़ी, ऐसे करके। मतलब क्या है ना कि कनेक्ट करके याद करिए, क्योंकि इतिहास बहुत लंबा है, बहुत बहुत बड़ा है, कहाँ तक हम इसको रट्टा मारेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अकबर कालीन निम्नलिखित घटनाओं का क्रम सही करिए, क्रम मिलाइए। अकबर कालीन निम्नलिखित घटनाओं का कौन सा युग्म सही नहीं है। अच्छा, ये भी देखते जाओ, सही नहीं है, हम लोग फ्लो में देखते जाते हैं और यही भूल जाते हैं। तो आते हुए क्वेश्चन को भी हम गलत कर देते हैं। तो देखो इसमें आंसर दिया गया है, बट आप एक बार आंख बंद मतलब इसको आंसर को ढककर आप खुद देखिए, खुद से देखिए कि कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो मीणता की जो हस्तगत घटना, मतलब मीणता को अपने अधीन करना 62 में सही है। असीरगढ़ 1601 में, अब इसने सोने की चाबी से ताला खोला था। गोंडवाना की विजय 64, अगर कुछ नहीं आता तो गोंडवाना की विजय तो फिलहाल 64 है, ये हमें पता है। ठीक है, अब उड़ीसा, देखो कुछ ऐसी उनकी कुछ देखो ज़्यादा बड़ी कुछ नहीं है। आई थिंक टोटल 16 या 21 22 कर 20 22 करके कुछ इनकी विजय हैं। उनका एक अच्छा सा ट्रिक्स बना लो और याद कर लो। तो इसमें एक देखा जाए, ये उड़ीसा इन्होंने 82 में नहीं जीता था, क्योंकि 82 के टाइम ये जो 82 का टाइम चल रहा है, इनका सबसे खतरनाक टाइम चल रहा है, खतरनाक टाइम। और उस टाइम क्या हुआ था कि गांधार में और वहाँ कश्मीर साइड वहाँ विद्रोह हुए थे। तो उड़ीसा तो कोई यहाँ का कोई वही नहीं बनता ना। तो देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन में क्या कहता है। अकबर के द्वारा विजित इसमें मेड़ता 62 में सही था। कटंगा इसको बोलते हैं, गढ़ कटंगा कतंगा बोलते हैं, गढ़ कटंगा बोलते हैं। गोडवाना को 64 में था, दुर्गाबाई थी इसमें। और चित्तौड़ 1568 में, रणथंबोर 1569 में, कालिंजर 1569 में। रणथंबोर और कालिंजर ये दोनों, रणथंबोर आपका यहाँ राजस्थान में था, कालिंजर यहाँ पे बुंदेलखंड में था। गुजरात 72 में, इसको तो पता ही है, विजय स्तंभ इसने स्थापित की, मतलब महल वो दरवाज़ा बनवाया था इसकी विजय की उपलक्ष्य में। मेवाड़ का किवाड़ ऐसे करके बोलते हैं, जैसे मेवाड़ का किवाड़, ये हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, उसको ही मेवाड़, चित्तौड़ उसकी राजधानी थी। तो ऐसे करके चित्तौड़ का पूछ लिया, मेवाड़ का पूछ लिया, हल्दी घाटी का पूछ लिया, तो ये आपका 76 में ही है। लेकिन सही मायने में बोला जाए तो ये इन्होंने पूरी तरह से इसको जीत नहीं पाया था। महाराणा प्रताप ने भाग गए थे वो, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी थी। बोला जाता है कि जो जहांगीर था ना, इसने मेवाड़ का किवाड़ खोला था। किवाड़ मतलब उसने ही मतलब संधि करी थी इसके राणा प्रताप के, महाराजा राणा प्रताप के पुत्र से संधि करी थी। तो उसने फाइनली मेवाड़ को जीता था। काबुल देखो, अब ये आया ना काबुल, उस टाइम विद्रोह चल रहा था 1581। तो 1581 में काबुल कश्मीर के आसपास ये काम हो रहा था, इधर हमारे उत्तर साइड, उत्तर पश्चिम साइड। तो कश्मीर का 85 में था, बलूचिस्तान का 95 था, लेकिन कश्मीर के बाद उड़ीसा आ गया था। ये मान सिंह ने जीती थी। देखो मान सिंह को क्या है कि काफ़ी मनसब मिला था। सॉरी आपको ये आवाज़ आ रही होगी, लेकिन क्या है कि ये उनका समय है, तो वो लोग सब्जी बेचने आते हैं।
चलिए आगे देखते हैं। खानदेश है, ये खानदेश है, इसको ही असीरगढ़ बोलती है और 1600 के इन्होंने चाबी सोने की चाबी से ताला खोला था। नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे क्या है। एक मिनट। देखो ये आपकी नेहरूजी, तिलक, गांधी, नेहरू। यहाँ पे हरिजन है, ड्रेन है, पंचशील, स्वराज है। अब देखो इसमें आधा आधा दिया गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं नौरोजी। ड्रेन थ्योरी करके आया था ना इन्होंने, जो उसका सिद्धांत बताया था, पैसा बाहर जाता था हमारे देश से, ठीक है। और ये तिलक जी थे, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने स्वराज का दिया था। गांधी जी ने हरिजन पत्रिका निकाली थी, बुक निकाला था ये करके। और नेहरू जी ने क्या किया था, पंचशील सिद्धांत लेकर आए थे ये आज़ादी के बाद। देखो यहाँ पे भी देख लो, ड्रेन थ्योरी करके लाए थे ये, तिलक जी लाए थे, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूँगा। गांधी जी कहते हैं, गांधी जी की हरिजन पत्रिका थी और नेहरू जी की पंचशील सिद्धांत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा पुर्तगालियों का व्यापारिक ठिकाना नहीं था। देखो हमने पढ़ा है कालीकट में भी उनका काम हुआ था, कोचिन तो वेलकम उनका करा ही कहता है, माही में भी उनका था। बरोच, ये आई थिंक बरोज नहीं है, भरूच है। भरूच है। बरोच पुर्तगाली का व्यापारिक ठिकाना नहीं था, जबकि कालीकट, कोचिन, मछलीपट्टम, माही, मछलीपट्टम भी है, माही भी है, व्यापारिक ठिकाना था भरूच। देखो बोला गुजरात का है, एक बंदरगाह है ये, तो इस पर इनका कुछ काम नहीं, बंदरगाह को क्या करेंगे ये। निम्नलिखित में से कौन बक्सर में अंग्रेजी पढ़ाता था। देखो ये क्वेश्चन कितना वैसा है ना, बट इसको तुक्का लगा सकते हैं, क्योंकि बक्सर में जो पढ़ा लिखा है इन चारों में से, ये तो पढ़ाएंगे नहीं। सजाउद्दौला, सुजाउद्दीन का थोड़ा डाउट लग सकता है, मीर जाफ़र भी नहीं पढ़ाएंगे, मीर कासिम। ये कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें हम कॉमन सेंस लगाते हैं। क्वेश्चन इसमें क्या कहता है, बक्सर बिहार में है, मीर कासिम अंग्रेजी पढ़ाता था, जबकि सजाउद्दौला अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब बना था। कोठरी की घटना, जो काल कोठरी घटना हुई थी, नवाब सजाउद्दौला के शासनकाल में 20 जून को 65 को हुए थे। नेक्स्ट आपका ईस्ट इंडिया एक्ट आता है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 33 क्या कहता है, 33 क्या कहता है कि ईस्ट इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था। ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, 84, अब 1784, ये आपको पता ही होगा, ठीक है। तो इसके एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। अब इसमें आया क्या क्या था, ये थोड़ा बहुत इसमें लिखा होगा। ईस्ट इंडिया एक्ट कहते हैं 1784 में पारित हुआ था, और इस अधिनियम के द्वारा द्वैध शासन की शुरुआत हुई थी, और 1558 ईस्वी तक विद्यमान रही थी। 1558। अब देखना ये क्या है कि जो कोर्ट ऑफ कंट्रोल, ये 2 करके आए थे ना, ये आपके 58 में जब वो क्राउन शासन आ गया था ना, तो तब खत्म कर दिया गया था। तो इस एक्ट के तहत राजनीति मामलों के लिए बोर्ड ऑफ नियंत्रण, व्यापारिक मामलों के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं। कामागाटू मारू पर सवार पंजाबी गदरकारियों की अंग्रेजी सेना के साथ भिड़ंत कहाँ हुई थी। तो देखो बजबज में ये कनाडा से बजबज आया था, वहाँ इसको उतारा नहीं गया सिंगापुर से। तो कामागाटू मारू सवार पंजाबी गदरकारियों की अंग्रेजी सेना के साथ भिड़ंत कलकत्ता के पास बजबज में हुई थी। 1914 में 376 भारतीय नागरिकों को बाबा गुरदीप सिंह ने कामागाटू मारू जहाज को भाड़े पर लेकर कनाडा में वैंकूवर, जो कनाडा के वैंकूवर ले जा रहा, परंतु कनाडा सरकार ने इन यात्रियों को बंदरगाह पर उतरने की अनुमति नहीं दी। अतः 27 दिसंबर 1914 को पुनः कलकत्ता से बजबज नामक स्थान पर लौट आया, और यहीं पर गदरकारियों की ब्रिटिश सेना की मध्य की झड़प हो गई, जिसमें 19 यात्रियों को गोली लगने से मौत हो गई। लगने से क्या, मार दिया गया सीधा। इस घटना को पकड़ के ज़बरदस्ती उठा के उनको बैंक उसमें ट्रेन में घुसेड़ रहे थे। आत्मसम्मान तो कुछ था ही नहीं, जानवर थे। भारत की योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। अब योजना आयोग, ये क्वेश्चन कब का है, जब हमारा देश आज़ाद हो गया तभी तो योजनाएं बनाई गई थी ना। तो ये 1950 का है, और किसने बनाई थी, नेहरू जी ने बनाई थी की अध्यक्षता में। आर्थिक नियोजन समिति का गठन हुआ था, बाद में इसी समिति की सिफारिश में 15 मार्च 1950 में योजना आयोग का गठन हुआ था। यह गैर संवैधानिक तथा परामर्शी निकाय के रूप में था। वर्तमान में इसका नीति आयोग है, जो 15 में खत्म हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना ने भारी उद्योग के पक्ष में बदलाव को चिन्हित किया था। इस क्षेत्र में कथन है, ये आपका
कारण क्या कहता है, इस क्षेत्र में आयात को बंद करना आत्मनिर्भरता के लिए आवश्यक माना गया है। इसमें क्या है, दोनों सही है। देखिए दोनों सही है, व्याख्या भी करते हैं। इसको हम लोग एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। एक्सप्लेनेशन क्या कहता है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारी आधारभूत उद्योगों का विकास बल दिया गया था। सार्वजनिक क्षेत्र में 3 स्टील प्लांटों का निर्माण किया गया था। आधारभूत वस्तुओं के मामले में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने तथा इस मद हेतु आयात को सीमित करने के उद्देश्य से ऐसा किया गया था। उद्योग लगाए गए थे ना उस टाइम पर बड़े बड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी है आप कालक्रम में शायद है, अनुक्रम में बताइए। तो ये लड़ाइयाँ हैं, इनको करना है। तो सबसे पहले देखो, हमारे पानीपत की पहली लड़ाई किसने लड़ी थी, बाबर ने। बाबर के टाइम पर लड़ी थी। सबसे पहले तो ये हो गई आपकी, ठीक है। फिर बाबर की लड़ाई के बाद होती खानवा की। पानीपत की प्रथम लड़ाई के बाद फिर खानवा की होती राणा सांगा के साथ। फिर इसके बाद होती कन्नौज की हुमायूं और शेरशाह के साथ। अब ये 3 तो मिल गए, तो अब ये भी मिल जाएगा। पानीपत की तीसरी लड़ाई किसके साथ होती, मराठा के साथ और अब्दाली के साथ होती। तो लास्ट का मिला के देख लो, 3 ये मिल रहा और पहले का मिला के देख लो, ये मिल रहा। तो अगर आपको 1, 2 या इनमें से कोई एक भी आता ना, तब भी आपका क्वेश्चन सही हो जाता। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। आई थिंक आपको जब हिस्ट्री आती होगी, तो अगर ये क्वेश्चन नहीं आता तो फिर बहुत ही कठिन। देखिए पानीपत का 21 अप्रैल को हुआ था 1526 में। खानवा का 16 मार्च को हुआ था 1527 में। कन्नौज का 17 मई को हुआ था 1540 में। 1540 में। पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी 14 जनवरी को 1761 में। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर आपका 38 क्या कहता है, निम्नलिखित स्रोत ग्रंथों का कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। नीचे दिए गए कोटों का अपना सही उत्तर लिखिए। देखिए अब क्या है ना, क्वेश्चन कैसे कठिन बना रहा है, अब इनको क्रम से लगवा रहा है। तो देखो इसको मैंने अपनी ट्रिक्स याद करी थी, बट आपको डिटेल से पढ़ने के लिए इसको डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। तो देखो, खजाइन उल फुतूह, खजाइन ये लिखी गई थी आपकी अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में। ऐसे याद रखना, खिलजी से खजाइन, मैंने ऐसे याद की थी। वाक़ियात ए मुस्ताकी, मुस्ताकी लिखी गई थी हुमायूं के टाइम पर। अकबर का पता ही है, तबकात ए अकबरी, और जहांगीरी से जहांगीरी। तो ये देखो सबसे पहले कौन आएगा, सल्तनत कालीन का अलाउद्दीन खिलजी आएगा। तो पहले खजाइन वाली एक सही है, फिर आएंगे हुमायूं, फिर आते अकबर और फिर आएंगे जहांगीर। तो इवन ये पूरे क्रम से ही लगे हुए हैं। अब इसकी रचयिता देख लीजिए। अमीर खुसरो ने लिखी थी 1253 से 25 के आसपास, 1325 के आसपास। खजाइन उल फुतूह अलाउद्दीन के प्रथम 16 वर्षीय शासन का उल्लेख करता है। देखो 16 वर्षीय। शेख रिज़कुल्लाह मुस्ताकी ने 1400, मतलब ये इनका टाइम था। वाक़ियात मुस्ताकी शेरशाह के समय पे लिखी थी, शेरशाह के समय पे लिखी थी, बट ये थे हुमायूं के। निजामुद्दीन अहमद, तबकात नासरीन, निजामुद्दीन अहमद अकबर के समय इन्होंने लिखी थी तबकात अकबरी। कामगार खां, इन्होंने लिखी थी मासिर जहांगीरी। याद रखना, जो मासी हैं वो कामगार करती हैं, काम करती हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से निम्नलिखित संस्थाओं की स्थापना का देखो अनुक्रम। अब कठिन कैसे बनाएगा, ऐसे बनाएगा ना, क्रम से बताएंगे। तो पहले क्या बना था, बनारस स्थित स्कूल कॉलेज बनाया गया था, या फोर्ट विलियम कॉलेज बनाया गया था, या कलकत्ता मदरसा बनाया गया था, या एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल बनाया गया था। तो सबसे पहले आप लोगों ने पढ़ा होगा 1773 में एक्ट आया था, रेगुलेटिंग एक्ट। तो विलियम बेंटिक ने क्या किया था कि मदरसा की स्थापना करी थी। तो ये आपकी करी थी 81 में, 1781 में करी थी। तो सबसे पहले तो ये आ गया। तो तीसरा देख लो, इसमें तीसरा दो जगह है, तो फिर आपको आगे भी देखना पड़ेगा। ये आई थी, फिर एशियाटिक सोसाइटी आई थी आपकी 84 में, 1784 में। तो 2 हो गई, तो ये आपका दोनों में मैच कर रहा है, तो और देखना पड़ेगा आपको। फिर आता है बनारस स्थित संस्कृत कॉलेज, ये आता है 1791 में। ये चलो, अब ये पहला हो गया आपका, ठीक है। फिर फोर्ट विलियम, ये बेलीजली के टाइम पे बनता है 1800 के आसपास। देखो कलकत्ता मदरसा 1781 में बनता है। एशियाटिक सोसाइटी आपकी बंगाल ऑफ
ये 84 में बनती है। बनारस स्थित संस्कृत कॉलेज 1791 में बनता है और फोर्ट विलियम आपका 1800 में बनता है। ठीक है। निम्नलिखित प्रकाश का सही क्रम क्या है? अब इनका भी जो क्रम लिखना है। गोदान देखो सबसे पहले तो ऑप्शन नंबर आपका ए है गोदान, ऑप्शन नंबर बी है आपका आनंद मठ, ऑप्शन नंबर तीसरा है आपका गीतांजलि, ऑप्शन नंबर 4 है नील दर्पण। तो देखो आप इसमें क्या देखते हैं। सबसे पहले नील दर्पण का युद्ध वो जो 1857 क्रांति हुई थी वो नील के चक्कर में ही हुई थी ना, तो उसके बाद ये नील विद्रोह हुआ था तो नील दर्पण लिखा गया था पहले, फिर आनंद मठ, ये उसी टाइम के हैं। गीतांजलि ये कब आई थी? 1911 में जब तृतीय दिल्ली दरबार लगा था तब उनको रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखी थी ये, तब इनको इस पर वो मिला था, नोबेल पुरस्कार मिला था। गोदान आपकी 36 में आई थी, ये सबसे लास्ट में। इसका एक्सप्लेनेशन पड़ेगा। निम्नलिखित ग्रंथों का प्रकाशन क्रम है। नील दर्पण किया गया था दीनबंधु मित्र के द्वारा 1860 में, आनंद मठ 1882 में, बंकिम चंद्र चटर्जी ने किया था, गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1910 में, एवं गोदान हुई थी मुंशी प्रेमचंद्र जी ने। नील दर्पण में दीनबंधु मित्र ने नील बागान मालिकों के अत्याचारों को दर्शाया था, जबकि आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित कृषि आंदोलन का सही ऐतिहासिक क्रम क्या है? देखिए इसका क्रम बहुत आसानी से हम लगा सकते हैं। सबसे पहले तो चंपारण, पापना, मोपला, एका। तो एक मिनट, देखिए सबसे पहले आपका पावना आएगा, फिर आपका चंपारण आएगा, फिर आपका एका आएगा, फिर आपका मोपला आएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कृषक आंदोलन का सही क्रम है, पावना आया था 1873 से 76 तक, ईश्वर चंद्र राय, चंपारण सत्याग्रह आया था ईश्वर चंद्र राय के द्वारा इन्होंने और इसके नेता थे। ठीक है। और तो सत्याग्रह, ये चंपारण सत्याग्रह आता है 1917 में महात्मा गांधी द्वारा। और मोपला जो विद्रोह होता है 1921 में अली मुसलियार, एवं एका आंदोलन होता है 1921-22 में मदारी पासी के द्वारा। यहाँ पे भी आपको कथन कारण दिए गए, इनको मिलान करना है 42 का। तो इसमें कथन क्या कहता है कि कृषि के वाणिज्यीकरण के कृषक वर्ग में और भी विभेद कर दिया। कारण कहता है कृषि के वाणिज्यीकरण से कृषि वृद्धि हुई थी, तो ये दोनों सही है, लेकिन इनकी व्याख्या नहीं कर रहा है। देखो ऑप्शन नंबर बी है, इसमें दोनों सही हैं लेकिन इनकी व्याख्या नहीं कर रहा है। चलो इनका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कृषि का वाणिज्यीकरण भारत में ब्रिटेन की औपनिवेशिक नीतियों का एक परिणाम है, जिसमें कृषि वृद्धि हुई, परंतु क्या है ना कि ये वाणिज्यीकरण इसलिए कर रहे थे क्योंकि इनको पैसा चाहिए था। अब इनको इससे मतलब तो नहीं था कि खाना पीने का मिल रहा कि नहीं मिल रहा। अब ये सोचो कि इतनी अलाहादुन इनका वाणिज्यीकरण हो रहा है कृषि का, कहीं ये मतलब जो इनकी व्यापार के लिए जो सुलभ थी उनको कृषि उगाई जा रही, जो खाना है मनुष्यों को, किसानों को, उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। तो देखा आपने उस टाइम पे कितनी अकाल पड़ते हैं, अकाल से कितनी बड़ी बड़ी संख्या में लोग मारे जाते हैं। तो इससे क्या होता है, उल्लेखनीय है कि कृषि के वाणिज्यीकरण के कारण धीरे धीरे कृषि व्यापारियों पर निर्भर होता गया है, और व्यापारियों ने किसानों की गरीबी का पूरा फ़ायदा उठाया। लगान लगाते थे, कहीं उनको कर्ज देते थे, उसके बदले में कहीं कुछ, एक तरह से उनकी रीढ़ की हड्डी को तोड़ ही दिया था इन लोगों ने। नेक्स्ट देखिए, ये नेट का एग्ज़ाम है ना, नेट के PYQ है ना, तो इसमें आपका वर्ड हिस्ट्री भी आएगी। इटली के एकीकरण के लिए यंग इटली का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो ये आपका मेजनी के द्वारा किया था। इटली के एकीकरण के लिए यंग इटली का गठन 1881 में जोसेफ मेजनी ने किया था, और इटली के एकीकरण का श्रेय मेजनी, काबोक, गैरीबाल्ड को दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 44 देख लेते हैं। कथन क्या कहता है कि भारत में कृषक वर्ग की संलिप्तता अलग अलग तथा स्थानीय बनी रही है। कारण क्या कहता है, भारतीय कृषि समाज की संरचना जटिल थी। इसका आंसर है बी। ये
सही है परंतु आर गलत है। भारत में व्यापक भौगोलिक एवं क्षेत्रीय विविधता के कारण कृषकों में स्थानीयता का गुण प्रभावी था। भारतीय ग्रामों की आत्मनिर्भरता के कारण कृषक समुदाय एक दूसरे से निर्लिप्त थे, परंतु भारतीय कृषक समाज की संरचना कभी जटिल नहीं थी। कृषक सामुदायिक रूप से अनाज उपजाता था एक एवं उनकी निजी जरूरतों को अन्य वर्गों द्वारा पूरी किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कहता है, अभी कथन करना इसमें भी कथन कहता है कि मोरलैंड के अनुसार भारत में निर्यात का बड़ा भाग सूती वस्त्रों का था। सही है। और कारण कहता था भारत ने उल्लेख किया है कि काबुल में सूती वस्त्र प्रमुख रूप से भारत से लाए जाते थे। इसका आंसर क्या कहता है, ये कथन ए कारण 8 दोनों सही है। मुगलकालीन आर्थिक जीवन का वर्णन करते हुए इतिहासकारक मोरलैंड ने कहा है कि भारतीय निर्यात का एक बड़ा भाग सूती वस्त्र का था। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझो की है बाबरी में इस बात का जिक्र किया है कि काबुल भारतीय सूती वस्त्रों के बाजार का एक बहुत बड़ा केंद्र था, इसलिए दोनों सही है। ये क्वेश्चन नंबर 46 आपका क्या कहता है कि रूसो, मार्क ब्लॉक, एफ एंजल्स, एम एन श्रीनिवासन, समाजवाद, जनरल विल, संस्कृतिकरण, सामंत शाही। तो आपका रूसो, चलिए तो इसको मिलान कर लेते हैं। देखो आपका रूसो मिलेगा जनरल विल से, मार्क ब्लॉक मिलेगा, मिनट, हाँ देखिए रूसो मिलेगा जनरल विल से, मार्क ब्लॉक मिलेगा सामंतशाही से, और आपका एफ एंजल्स मिलेंगे समाजवाद से, और एम एस श्रीनिवासन मिलेंगे संस्कृतिकरण से। अब देखो इसको समझ में आ गया, हिंदी है ना, संस्कृतिकरण। तो ये रूसो जनरल विल से, मार्क ब्लॉक सामंतशाही से, एफ एंजल्स समाजवाद से, और एम एन श्रीनिवासन संस्कृतिकरण से। अब देखो ये इतना बड़ा इनका क्वेश्चन आ गया, ये क्वेश्चन करेंगे हम कल सॉल्व। ओके, आपका आज की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।